So hello everyone, welcome to our channel IAS. So we are back with our important current affair series ICA. इससे पहले हमने हमारी 2 वीडियोस पब्लिश कर दी थी, आप उनको ज़रूर से देखिएगा। और मेरा जो मेन अभी मोटिव है कि मैं एक दिन में सिर्फ 3 ही न्यूज़ डालूं ताकि ज़्यादा ओवरलोडिंग ना हो। एंड आई विल ट्राई कि ये सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हों जो यूपीएससी पूछता है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जिसका अगर आप सर्च करें तो ISYS_ बनो, तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हम टॉपिक 3 करने वाले हैं उसमें से मैं आपको समराइज़ कर दूं कि वो 3 टॉपिक कौन से होंगे। सबसे पहला होगा यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है, राइट, उसने क्या कहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है अभी वोटिंग के लिए, राइट। और हमारा थर्ड होगा दैट विल बी आर मैपिंग ऑफ वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, दैट इज़ वेस्ट एशिया, और जिसको इस बार उन्होंने लेवांत के नाम से पूछा था। और इसमें भी बता दूं कि जैसे बहुत लोगों ने कहा था कि ISIS मतलब जो लेवांत वाला मैपिंग था ये कैसे करना था, तो अगर आपने सुना हो जो ISIS है, राइट, जो ISIS है उसका दूसरा नाम ISIL है, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है उसका दूसरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट लेवांत भी है। तो अगर आपको ऐसे पता था कि लेवांत ISIS का दूसरा नाम लेवांत भी है एंड इट ऑपरेट्स इन दैट एरिया, जिसको हम मेडिटेरेनियन का ईस्टर्न साइड कह सकते हैं, तो वैसे भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। इट वाज अ इजी क्वेश्चन। और मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपनी मेंस की जो मेरी लर्निंग रही है, जो मैंने मेंस 2021 लिखा था, उन्होंने कहा था कि उसमें क्या लर्निंग रही है, कैसे थोड़ा कब आंसर राइटिंग को शुरू करें, तो ये सब चीज़ों ने कहा था कि डिस्कस कीजिए वीडियो में। आई विल ट्राई कि हम 1-2 दिन में उसका वीडियो भी लें ताकि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए। अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। लेट्स शिफ्ट टू द PDF। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई एम ट्राइंग कि मैं एस्पिरेंट फ्रेंडली वीडियोस जितनी से ज़्यादा हो सके बना सकूँ, कम से कम बना सकूँ, ओवरलोडिंग ना हो, और ऑफिशियल सोर्स से ऑथेंटिक सोर्स से कवर करूँ ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना आए, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ थी दैट वाज कि जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी है उन्होंने कहा कि 5 मिलियंस इंडियन अफेक्टेड बाय डिज़ास्टर। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 2022 के लिए। आप इस डाटा को बहुत जगह पर कोट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कारण, डिज़ास्टर कारण कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, तो इट कैन बी यूज इन दोज क्वेश्चंस। अब इसके आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 100 मिलियन पीपल, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़, 100 मिलियन पीपल फोर्स टू फ्ली। उनके रीजंस क्या थे, या तो वायलेंस, ह्यूमन राइट एब्यूज़, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, यूक्रेन वॉर और अदर एमरजेंसी जो अफ्रीका में, जैसे आप पता है, सूडान वगैरह, इथोपिया वगैरह में, टिग्रे रीजन में वहाँ पर चलता रहता है, एंड अफगानिस्तान जो अभी तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 में। तो इसके चलते काफ़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मिलियन पीपल का, जिसमें से 5 मिलियन इंडियंस डिस्प्लेस हुए थे, वर अफेक्टेड बाई डिजास्टर। ये डिजास्टर का रिपोर्ट है, राइट, सिर्फ डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे डिजास्टर होते हैं। उसके अलावा इसी रिपोर्ट से जो ट्रेंड्स रिपोर्ट आती है, ट्रेंड्स रिपोर्ट करके आती है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजी की, तो उन्होंने कहा था कि ये सबसे हाईएस्ट चाइना में था, यानी कि 6 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे ड्यू टू डिजास्टर्स इन 2021। देन कम्स फिलीपीन, और थर्ड नंबर पे था हमारा इंडिया। तो ये डाटा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं कि और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या क्या डाटा हैं UNHCR के। ये RC नहीं, ये देखिए UNHCR है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, राइट, तो उनके लिए। तो अब इनकी डाइट साइड पे जाके देखते हैं तो बोलते हैं कि 89.3 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिस्प्ले हो चुके हैं अब तक 2021 तक 89.3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। उनमें से उन्होंने रीज़न दे रखे कितने कितने इनको ऐड करेंगे जब आप, तो कि जैसे 21.3 रिफ्यूजीज़ अंडर NHCR मैंडेट के अंदर इतने रिफ्यूजी हैं, पैलेस्तीन में कितने रिफ्यूजी हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कितने हैं, राइट, असाइलम सीकर कितने, वेनेजुएलन डिस्प्लेस इन अब्रॉड कितने। उसके अलावा जब हम देखें तो डेमोग्राफी की बात करें तो किस प्रकार से जो डिस्प्लेस हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि ये फीमेल कितनी है, मेल कितने, राइट, 0 to 17। इतना डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट के मतलब किस प्रकार से है कि हर एक में मैन ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो वो ठीक है। अब मेजर होस्टिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं जो जहाँ पे रिफ्यूजी रहते हैं, तो तुर्की होस्ट, जो तुर्की है 3.8 मिलियन रिफ्यूजीज़ को वो होस्ट करता है, इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, राइट। तो तुर्की है, देन कोलंबिया है, देन युगांडा है, एंड देन कम सोर्स कंट्री, कहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं सीरियन अरब रिपब्लिक, देन वेनेजुएला, देन अफगानिस्तान। तो इनको आप ऐसे टॉप 3 को तो याद रखिएगा, टॉप 3 जो हैं ये। और ये डाटा सारा यूनाइटेड नेशन की ही
उससे है रिपोर्ट से, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट से, तो इसमें आप ऑथेंटिकेट इसको कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अब और क्या क्या है, तो बोलते हैं 89.3 मिलियन रिफ्यूजीज ओवर और हैं, जो उसमें से 27.1 मिलियन रिफ्यूजी जो वो हैं जो अंडर एज ऑफ 18 है, राइट। तो अंडर एज ऑफ 18 27.1 मिलियन है, मतलब। और इसमें से क्या कौन कौन से लोग आते हैं, स्टेटलेस पीपल हैं, जिनको नेशनलिटी से डिनाई, जैसे रोहिंग्यास को नेशनल अपना नहीं मानता म्यांमार, तो उस केस में वो कंट्रोवर्सी, वो पूरा क्राइसिस चल रहा है जो रोहिंग्या क्राइसिस है। उसके अलावा 1 in every 88 पीपल ऑन अर्थ हैज़ बिन फोर्स टू फ्ली, राइट। ये डाटा आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस में, अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन आ जाए, जो ओवरऑल वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उस पर क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि फ़ंडिंग कैसे होती है। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसको फंडिंग यूनाइटेड नेशन से होती है, वॉलंटरी होती है, एनजीओ से होती है, कहाँ से होती है। तो इसका एंटायरली जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी रहता है, ये मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया। 85% कंट्रीब्यूशन इनका गवर्नमेंट जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके, और जो ईयू है वहाँ से आता है। इसमें से भी फिर यूएस से हमारा लार्जेस्ट है, राइट। देन कम्स ईयू, देन कम्स जर्मनी, इस प्रकार से। देन 3% इसका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आता है, 11% प्राइवेट सेक्टर से आता है, और 1% आता है यूएन के बजट से। जो यूएन का ईयरली बजट होता है उसमें से 1% इसकी तरफ जाता है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं, हमने देख लिया कि इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, जिनीवा में, और ये एक हमारा यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जिसका मैंडेट क्या है, इसका ड्यूटी क्या है, टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज़ जिनको फोर्सिबली या जो फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज जैसे रोहिंग्यास, स्टेटलेस पीपल हैं, और इस प्रकार से इन लोगों की ये सहायता करता है। इसको बनाया कब गया था, 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, तो उस समय बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस था यूरोप में, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक बॉडी बना दी यूएनएचसीआर करके, राइट, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। सॉरी, आई थिंक मैंने पहले गलत नाम बोल दिया था, मैंने ह्यूमन बोल दिया था इसकी जगह पे, इट्स यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इससे पहले हमने ह्यूमन राइट्स काउंसिल पढ़ा, तो वो अलग है, दिस इज़ यूएनएचसीआर, तो ये अलग है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान कन्फ्यूज मत होइएगा। तो उस वर्ल्ड वॉर 2 के मद्देनज़र रखते हुए जो रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ था यूरोप में, उसको कैटर करने के लिए, उसको संभालने के लिए 1951 में एक रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ, ताकि जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो विस्थापित लोग हैं उनको वापस से पुनर्स्थापित उन्हें किया जाए। उसके चलते फिर जैसे जैसे देखा गया कि ऑल ओवर द कंट्रीज़, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं, जैसे डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका हुआ, फिर एशिया में से बहुत सारी कंट्रीज़, इंडोनेशिया, वियतनाम से लोग गए, वियतनाम वॉर हुआ, हंगेरियन अपराइजिंग हुआ, तो इस प्रकार से बहुत सारे, कोल्ड वॉर के समय बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए, तो वहाँ पर फिर रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ। तो उसको फिर कैटर करने के लिए उसको फिर मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इन्होंने जो ये कन्वेंशन था इसको थोड़ा ब्रॉड किया, यूरोप से बाहर लेकर गए, और 1967 में एक प्रोटोकॉल टू रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया, बनाया। इसको कुछ कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया, आगे देखेंगे इंडिया ने रेटिफाई किया या नहीं किया। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा 1951 का प्रोटोकॉल है, 1951 का जो हमारा कन्वेंशन है, उसके अलावा एक 1967 का प्रोटोकॉल है, राइट। तो ये हमारे दो एक कन्वेंशन, एक प्रोटोकॉल, ये हमारे दो हैं। उसके अलावा फिर इन्होंने बात कर रखी है कि यूएनएचसी के पास ये तो इतना खास हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका बजट मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। और अगर लार्जेस्ट डोनर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, देन जर्मनी है। अब इसके बात करते हैं इंडिया का क्या टेक है। तो इंडिया की अगर बात करें, अब देखिए इंडिया है, जैसे मान लीजिए इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश हो गया, देन कम श्रीलंका, राइट। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें रफली एक इंडिया का मैप, राइट, सॉरी फॉर माई बैड स्किल्स, बट थोड़ा आप एस्टिमेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका से इकोनॉमिक क्राइसिस से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रोहिंग्या क्राइसिस हो रहा है, तिब्बत से यहाँ पर लोग आए, अफगानिस्तान में जब कन्फ्लिक्ट हो तो वहाँ से लोग आए। तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चलते हमारे इंडिया में काफ़ी क्राइसिस पैदा हो सकता है, या हुआ भी है, काफ़ी लोग आए भी हैं हमारे इंडिया में। तो उसके चलते हमारे पास लेकिन एक ड्रॉबैक है कि इंडिया के पास कोई भी अपना एक फॉर्मल लॉ नहीं है, राइट। इंडिया हैज़ नो फॉर्मल लॉ एस्टेब्लिश फॉर रेफ्यूजीज, जिस कारण से उसको फिर काफ़ी दिक्कतों का, काफ़ी क्रिटिसिज्म का वर्ल्ड लेवल पर सामना करना पड़ता है। और देखिए अब जैसे मैं बताया आपको कि जो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था 1951 वाला, राइट। तो जो 1951 का एक हमने देखा था यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है, उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। और जो फिर प्रोटोकॉल था 1967 वाला, उसको भी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, राइट। तो ना तो हमने कन्वेंशन साइन किया है, ना हमने प्रोटोकॉल साइन किया। इसका क्रिटिसिज्म होता भी इंडिया पे कि इंडिया को ये रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर लेना चाहिए टू हैंडल इट्स रिफ्यूजी क्राइसिस इन अ बेटर वे, राइट। तो वही है कि इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी अगर लॉ कर दें, एक लीगल सेंटिटी मिल जाएगी, जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होगा, इंडिया पे भी क्रिटिसिज्म नहीं होगा वर्ल्ड लेवल पे। और 2022 में
जो हमारे शशि थरूर जी हैं, जो एमपी हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया भी था अभी, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क के चलते उस पर काम होगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, तो उस पर काफ़ी समय लग सकता है। बट एक ही अच्छा स्टेप होगा अगर हमें अपने रिफ्यूजी क्राइसिस को कंट्रोल करना है, राइट। तो ये था हमारा इस पे रिपोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324, राइट, इसको आप याद कर लीजिए। तो इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कहा है कि वो लिमिट कर दें सीट्स को, कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करते हैं। अभी करंटली एक कैंडिडेट 2 सीट से कंटेस्ट कर सकता है मैक्सिमम। जैसे राहुल गांधी जी थे, तो उन्होंने अमेठी से भी किया था एंड उन्होंने हमारा नीचे वायनाड से भी किया था केरल में। तो वो अमेठी से हार गए थे लेकिन वायनाड से जीत गए थे, और अमेठी में स्मृति ईरानी जीती थी। तो उसके चलते मतलब वहाँ से आप इस एग्जांपल को याद कर सकते हैं कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सीट से लड़ सकते हैं, मैक्सिमम 2 सीट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि अबव 2 मैक्सिमम 2, तो वैसे आप स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। और लेकिन अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर करा हुआ है टू मेक प्रोविजन इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली की बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इसी के लिए इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को बोला है ताकि वो एक प्रोविज़न या कोई अमेंडमेंट लेके आए। अब ये किसके तहत, कौन से एक्ट के तहत है ये प्रोविज़न? तो सेक्शन 33 सब क्लोज 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसमें वोटर्स का दिया, जो वोटर्स जो हम लोग वोट डालते हैं उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दे रखे हैं। लेकिन जो 1951 है वो कंटेस्टेंट्स के लिए, राइट, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो हमारे ये रहते हैं पॉलिटिशियंस, उनके लिए जो सारे प्रोविजंस हैं उनकी क्रिमिनलाइजेशन के, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के, तो वो सब 1951 के रोपा के अंदर गिवन है, राइट। तो सेक्शन 33 सब क्लोज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अलाउज करता है 2 सीट से लड़ने के लिए मैक्सिमम। और ये अमेंडमेंट 2 सीट वाला डाला गया था 1966 में। 1966 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था ताकि 2 सीट से लड़ पाएँ। इससे पहले कोई लिमिट नहीं था, राइट। तो बिफोर 1966 नो लिमिट वाज देयर। अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला ये है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, राइट, जो भी कैंडिडेट्स ये लड़ते हैं हमारे, तो इनके लड़ने से फिर क्या होता है, बाईपोल्स होते हैं। अगर मान लीजिए एक सीट से वो हार गए, मैंने मान लीजिए वो दोनों सीट से जीत गए अपने, राइट, तो उसके बाद फिर एक ना एक सीट पे को छोड़ना पड़ेगा उनको, और दूसरी सीट पे फिर बाईपोल्स होंगे, तो उसका एक्सेस खर्चा होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 2017 में कि हाँ जी हाँ, ये पब्लिक एक्सचेकर पर एक अतिरिक्त भार है। इसके चलते उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री है वो आपस में कुछ सामंजस्य बैठाएं और इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गाइडलाइंस दिए थे सेंटर को और इलेक्शन कमीशन को। और इसके अलावा जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, 1990 में बनी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, राइट। ये थोड़ा मेंस के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2022 के लिए मेंस देख रहे हैं। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट जो 1999 में आई थी, इन दोनों ने ही ये इस चीज़ को एडवोकेट किया था कि इन्होंने रेकमेंड किया था कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे एक सीट पे आप। तो इन दोनों ने भी कहा था। तो इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मांग कर लीजिए, इसको आप मेंस में लिख सकते हैं। काफ़ी हद तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है इस बारी, इस न्यूज़ के चलते, तो इसको जरूर। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप लॉ नहीं बना सकते रिस्ट्रिक्शन के लिए, तो आप एटलीस्ट उन पर एक पेनल्टी लगाइए 10 लाख रुपए की अगर तो पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, और 5 लाख की अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से रिलेटेड है, राइट, ताकि कुछ कम भार पड़े हमारे एक्सचेकर पर, राइट। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, मैंने बता दिया आपको कि इसने भी कहा था कंटेक्स्ट इलेक्शन क्या था, कि उन्होंने कहा था कि 2 सीट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उन्होंने पहले भी कहा था। अब हमने जो कहा था मैपिंग, अब मैपिंग के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि आई थिंक अब देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, थोड़ा मैपिंग का इशू हो गया, क्योंकि थोड़ा इसको छोड़ दूंगा तो ब्रॉड हो जाएगा, इससे छोटा में आपको दिखेगा। तो अभी रिसेंटली फिर से आपको पता है कि जो सीरिया है, सीरिया ऑलवेज रिमेन इन न्यूज़ एवरी सेकेंड वीक, नेक्स्ट वीक है ना। अब जैसे रिसेंटली हम अभी न्यूज़ था कि हमस के जो मिसाइल्स उन्होंने कहीं पे एक जगह पे अटैक कर दिया। हमस जो एक ग्रुप है गाज़ा स्ट्रिप में, राइट, ये देखिए, तो जो गाज़ा स्ट्रिप में एक टेररिस्ट आउटफिट है हमस करके, कुछ उनके अटैक्स की खबर आई थी, जिसके चलते फिर से ये न्यूज़ में था। और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक वैसे ही है अगर हम बात करें यूपीएससी का। तो इसमें जो मैपिंग आप देख लीजिए, आज का जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ओनली इन इजराइल। तो देखिए इजराइल के पहले सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से, राइट। तो इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और इसके अगर नॉर्थ की तरफ देखें, वेट थोड़ा मैं ब्रॉड कर लूँ पेंसिल को, तो इसके नॉर्थ की तरफ देखें तो देर इज़ लेबनान। इसके अगर हम ईस्ट की तरफ देखें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो सीरिया है। बिल्कुल ईस्ट की तरफ देखें तो जॉर्डन है। और इसके अगर हम वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ देखें तो इजिप्ट है, राइट। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। इसमें फिर अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल में इस तरफ देखिए, ये देखिए,
यहाँ पर एक वेस्टर्न गाज़ा स्ट्रिप है, राइट, जो गाज़ा स्ट्रिप हम बोलते हैं, और यहाँ पर है एक वेस्ट बैंक। अब ये वेस्ट बैंक क्यों बोला जाता है कि जो ये रिवर पास कर रही है यहाँ से जॉर्डन, वेट मैं ब्लू पेन से कर दूँ रिवर को, कि जो यहाँ से एक रिवर पास कर रही है जॉर्डन, उस रिवर का जो वेस्ट बैंक है, राइट, तो इस प्रकार से इस रीजन का नाम वेस्ट बैंक पड़ता है। अभी करंटली वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियंस रहते हैं और रेस्ट ऑफ द इज़राइल में हमारे ज्यूज़ रहते हैं। अब यहाँ की मेन सिटीज़ हैं जो कौन कौन सी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। थोड़ा मैसी हो जाएगा लेकिन मैप डालूंगा, मैप तो आपको ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक तो ये बेथलेहम है, देन कम्स जेरूसलम, देन फिर इनका जो कैपिटल तेल अवीव था पहले, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। गाज़ा स्ट्रिप आपने देख लिया। उसके अलावा इनका एक गल्फ़ ऑफ अकाबा में भी खुलता है कि इनका आउटिंग, राइट, तो ये आप देख लीजिएगा, रेड सी में गल्फ़ ऑफ अकाबा में भी खुलता है। और यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी से टच करता है, और अब राइट, और इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर है डेड सी, दिस इज़ डेड सी, इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, मतलब वेस्ट बैंक के साथ। और देर इज़ लेक टिबेरियस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन नहीं आया अब तक, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लेक टिबेरियस की बात करते हैं, तो अब जाइए अब, और यहाँ पे जी हाँ, और यहाँ पे एक रीजन है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स किस किस के बीच में कन्फ्लिक्ट है? इज़राइल एंड सीरिया के बीच में कन्फ्लिक्टेड है गोलन हाइट्स का, राइट। तो ये गोलन हाइट्स रहा हमारा यूरोपियन शेडेड पार्ट है, ये लेक टिबेरियस। अब हम लेक टिबेरियस पे चलते हैं, जिसे सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा सी ऑफ गैलीली है, इसके बहुत सारे नाम है, यूपीएससी को वहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा। इसका नाम लेक टिबेरियस है, सी ऑफ गैलीली है, किनरेट है और किनरेत है, राइट। तो इस प्रकार से नाम है। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ये आप याद कर लीजिए, इसराइल में है कम्प्लीटली, और ये लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड सेकेंड लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और सबसे लोएस्ट लेक कौन सी है? विच इज़ डेड सी, जो हमने देखा इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसके अलावा जो लेक है, इसको पानी कहाँ से मिलता है? एक तो इसको जो अंडरग्राउंड स्प्रिंग है वहाँ से पानी मिलता है, और इसका जो मेन सोर्स है दैट इज़ जॉर्डन रिवर, और जॉर्डन रिवर ही ड्रेन होती है बाद में डेड सी में जाके, राइट। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटी देखने के लिए थी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा और मैंने इसको छोटा रखने की कोशिश की। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ तीन टॉपिक्स ही डेली लाया करें, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से कर सकते हैं जी। और एक छोटा फैक्टर रह गया था कि इस लेक जो सी ऑफ गैलीली है, इस पर एक डेगानिया डैम भी है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और यहाँ तक हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कोई भी कमेंट्स हो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कोई आपको टॉपिक समझना हो, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे ज़रूर से। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।